हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है सैटरडे और आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस की क्लास। ईवीएस की थर्ड क्लास का जो एनसीईआरटी है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन्होंने भी नहीं देखा है आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो और देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4 का, ईवीएस क्लास 4 का एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक से है ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, आपको क्लास ऐसी ही मिलेगी, ठीक है। और हर सैटरडे को अब ईवीएस की क्लास होगी। शेड्यूल फिक्स है, मंडे से लेकर संडे तक पूरी क्लासेस मिलती हैं मेरे चैनल पे रोज मॉर्निंग में 11 बजे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है चलो चले स्कूल। इस देखिए ये जो चैप्टर है इसमें यही बताया गया है कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। बांस से बना पुल ये कहाँ पर है, ये असम में है। इस तरह से क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है कि जो बच्चे हैं वो बांस से बना पुल पार करके कहाँ पर स्कूल जाते हैं, तो वो असम में है। और क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत होती है। तो पूरा डिटेल देख लेते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। अब जैसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि बांस और रस्सी से बना पुल पार करके बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम में, ठीक है। ये आप देख पा रहे होगे इस तरह का पुल बना होता है असम में, और ऐसे ही बच्चे पार करके, इसी तरह से बच्चे पार करके स्कूल जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रॉली से। ट्रॉली से बच्चे, अब जैसे पूछ लेगा एग्जाम में बच्चे कहाँ पर स्कूल पहुंचने के लिए ट्रॉली का यूज करते हैं, तो लद्दाख में। फुल डिटेल देख लेते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो जैसे पूछ लेगा कहां पर बच्चे नदी को पार करके ट्रॉली से स्कूल जाते हैं, तो लद्दाख में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा या प्रीवियस ईयर सेट देखे होंगे तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाते हुए चलिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे देखिए सीमेंट का पुल। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां भी हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, सीमेंट का पुल किन किन चीज़ों से बना होता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये सीमेंट ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं, ठीक है। सीमेंट का पुल किससे बना होता है, सीमेंट ईंटों और लोहे के सरियों से। इस पॉइंट में ये जो टॉपिक है इसमें केवल यही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वल्लम। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो ये कहाँ पहुंचते हैं, पहली बात तो अब जैसे पूछ लेगा कि वल्लम कहाँ चलती है, तो वल्लम केरल में चलती है। और वल्लम क्या होती है, लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, ठीक है। और जैसे पूछेगा केरल में बच्चे नदी को पार करके स्कूल जाते हैं किस पर बैठकर, तो वल्लम में बैठकर। वल्लम क्या है, लकड़ी की बनी छोटी नाव है, ठीक है। वल्लम कहाँ चलती है, वल्लम केरल में चलती है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी कहाँ चलती है, राजस्थान में चलती है। आप सभी को पता होगा कि ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। और हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। अब जैसे पूछेगा कि राजस्थान में बच्चे किस पर बैठकर स्कूल जाते हैं, तो ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछता है ईवीएस में, ठीक है। नेक्स्ट है बैलगाड़ी। मैदानी इलाके का एक गांव है, यहाँ पर बैलगाड़ी से बच्चे स्कूल जाते हैं। डिटेल देखते हैं। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। तो बैलगाड़ी में बैठकर बच्चे कहाँ जाते हैं, मैदानी इलाके के गाँव में बैलगाड़ी में बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। अब जैसे पूछ लेगा कि पहले स्कूल दूर होने के कारण लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, अब लड़कियां स्कूल कैसे जाती हैं, अब लड़कियां 7-8 लड़कियों की टोली बनाकर स्कूल जाती हैं, ठीक है। ईवीएस में देखिए समझ के हिसाब से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, ठीक है।
जंगल से जाते बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। तो कहीं कहीं पर बच्चे क्या है, जंगलों से होते हुए भी स्कूल जाते हैं। ठीक है, बर्फ पर चलते बच्चे। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, ताकि बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। तो उत्तर की पहाड़ियों में, ठीक है, कहाँ पर बच्चे इस तरह से बर्फ पे चल के स्कूल जाते हैं? उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे बर्फ पे चल के स्कूल पहुंचते हैं। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बर्फ पर कैसे चलना चाहिए, तो बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। तो उत्तराखंड में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते को पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये दूसरा चैप्टर है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट है पक्षियों के कान। यहाँ से पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं और ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। ठीक है, ये पूरा जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं और ये किससे ढके होते हैं? पंखों से ढके होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से क्या करते हैं? पक्षी सुनते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। छिपकली के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद दिखाई देते होंगे, वो उनके कान है। ठीक है, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। तो इस पैराग्राफ में ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, और देखिए, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जानवरों की खाल पर डिजाइन किस कारण होती है? उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। लेकिन जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे नहीं देते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल भी होते हैं और वे बच्चे भी देते हैं। जैसे कि गाय को देख लीजिए, गाय के कान क्या है? बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल भी होते हैं और वे बच्चे भी देते हैं, जैसे कि डॉगी भी हो गया। ठीक है, और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर ना ही बाल होते हैं और वे क्या करते हैं? वे अंडे देते हैं। ठीक है, वो अंडे देते हैं। जैसे कि सांप देख लीजिए, सांप क्या है? अंडे देता है। ना उसके कान दिखाई देते हैं और ना ही उसके शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है, इसलिए वो अंडे देता है। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं। ठीक है, अब देखिए, थर्ड चैप्टर है नंदू हाथी। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? तो यहाँ से आप नोट डाउन करना चालू करिए, एक बड़ा हाथी कितने किलोग्राम तक पत्ते खा सकता है? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट प्रीवियस ईयर में। तो 100 किलोग्राम तक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। दूसरा पॉइंट क्या है? हाथी बहुत कम आराम करते हैं। ठीक है, हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हाथी के विषय में सही कथन, ऐसे क्वेश्चन लिख देगा और पहला पॉइंट लिख देगा, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते खा लेता है। दूसरा पॉइंट, हाथी बहुत कम आराम करता है। तीसरा पॉइंट, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। अब चौथा लिख देगा, सभी सही है। तो जब आपको पता होगा ये सारे पॉइंट क्लियर है तभी तो आप बता पाओगे, तो सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा आप पैराग्राफ नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसी चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था कि हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है? तो सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। और हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, एक झुंड में 10 से 12 हथनियां होती हैं और बच्चे होते हैं। और हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं।
हैं फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। जो हाथी होते हैं वो 14 से 15 साल तक क्या करते हैं, झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो झुंड छोड़ देते हैं। और जो हाथियों का झुंड होता है उसमें केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। और जो हथिनियों का झुंड होता है उसकी नेता कौन होती है, बुजुर्ग हथिनी होती है। और हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने बच्चे की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। ठीक है, ये पैरा भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चैप्टर है अमृता की कहानी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि खेजड़ली गांव कहाँ है। खेजड़ली गांव कहाँ है, खेजड़ली गांव राजस्थान के जोधपुर में है। ठीक है, और खेजड़ली गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा, क्योंकि इसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ हैं, इसलिए इस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए खेजड़ली गांव के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। खेजड़ली गांव में 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं वो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था कि यहाँ के पेड़ काटे जा रहे थे। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। तब राजा पर गांव वालों की बात का बहुत गहरा असर पड़ा और उन्होंने आदेश दिया कि इस इलाके में कोई भी कभी पेड़ नहीं काटेगा और ना ही शिकार करेगा। ये 300 साल पुरानी बात है और आज भी यहाँ के लोग जो है वो बिश्नोई कहलाते हैं और पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। कहाँ की, खेजड़ली गाँव की। और ये खेजड़ली गाँव कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, और इस गांव में जो जानवर है वो बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं और आज भी ये इलाका रेगिस्तान में होते हुए भी हरा भरा है। अब देखिए खेजड़ी वृक्ष के बारे में। खेजड़ली गांव का नाम क्यों पड़ा था, खेजड़ी वृक्ष खेजड़ी के पेड़ बहुत सारे थे, इसलिए गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में देख लेते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। ठीक है, और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है, इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिए एक पेड़ के कितनी सारे लाभ हैं, यहाँ तक कि उसे पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। पेड़ की छाल दवा के काम आती है, लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता, उसके फलियों की सब्जी बनाई जाती है, पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर देखते हैं, अनीता की मधुमक्खियां। यह एक सच्ची कहानी है। ठीक है, मैं आपका एक समझ बनाने के लिए बोल रही हूँ। अनीता की मधुमक्खियाँ क्या है, एक सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा, गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। बच्चों से किताब के अंतिम। ठीक है, तो चमकता सितारा क्या है, गर्ल स्टार है अनीता कुशवाहा, इनके बारे में एक कहानी है और एक ये क्या है, एक रियल स्टोरी है। इसमें जो जो मेन पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है आरटीई अधिनियम 2009 या 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य अधिकार का शिक्षा देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आरटीई अधिनियम 2009 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, और देखिए हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी गया था कि मधुमक्खियों को कौन से फूल लुभाते हैं, तो लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं, क्योंकि जो अनीता है उनके यहाँ पर क्या है, लीची के बहुत पेड़ थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर मधुमक्खियों को पालना शुरू किया ताकि वो शहद बनाने का काम कर सकें। और देखिए अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। ठीक है, मधुमक्खियां पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार पूछा भी गया था कि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कौन सा होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर। एंड दूसरा पॉइंट है मधुमक्खियां पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है, तो अक्टूबर से दिसंबर समय मधुमक्खियां पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मधुमक्खियों को लीची के फूल बहुत लुभाते हैं, इसलिए लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम इन्होंने शुरू किया। ठीक है, और अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाजार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। देखिए तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी में खिलते हैं। और मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है,
अब देखिए मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक प्रकार का नाच करती हैं। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो ना तो छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास नहीं करते। ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार इनसे पूछा भी गया था, एग्जाम में पूछा गया था कि जब किसी मक्खी को रस मिलता है, फूलों का रस मिलता है, तो वो दूसरी मक्खियों को कैसे बताती हैं? तो एक तरह का नाच करती हैं, जिसे देखकर दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्ते में शहद के लिए फूलों का रस ढूंढने का काम कौन करता है? तो कौन करती है? मक्खियाँ करती हैं, ठीक है। रानी मक्खी का काम केवल अंडे देने का होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नर मक्खी कुछ खास नहीं करते। ये जो मक्खियाँ होती हैं यही छत्ता बनाती हैं, यही बच्चों को पालती हैं, यही शहद के लिए रस लाती हैं और यही सारा काम करती हैं, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और तितैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं, ठीक है। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी क्या है, मिलजुल कर रहती हैं। अब जैसे वो थी मधुमक्खी में, रानी मक्खी क्या थी, केवल अंडे देती थी। तो यहाँ पे रानी चींटियां क्या करती हैं, केवल अंडे देती हैं। सिपाही चींटी पूरा काम करती हैं, बिल का ध्यान रखती हैं। और काम करने वाली चींटियां क्या करती हैं, भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। और सेम दीमक और तितैया भी इसी तरह से काम करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये 5 चैप्टर मैंने खत्म करा दिए। अब नेक्स्ट सेशन में 5 चैप्टर और क्लियर करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।